दोपहर 2:30 बजे विजय विक्रम सिंह ने गलाटा इंडिया को इंटरव्यू दिया और आप सबसे गुजारिश है कि आप वो इंटरव्यू देखें और उसे प्यार दें। के पीछे इनका ही हाथ है। बताइए। Was that a thing? और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से बस नाम बदल जाते हैं। कभी रजत हो जाते हैं वो नाम, कभी कोई हो जाता है वो नाम, एल्विश हो जाते हैं, कभी वसीर हो जाते हैं। तो भाई किसने एविक्ट किया? मैं बिग बॉस नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर मैं होता भी या जो भी है वो भी जरिया है, माध्यम है। तीसरी बात, ये एंटरटेनमेंट रियलिटी शो है, एंटरटेनमेंट रियलिटी शो, ट्रीट इट लाइक दैट। बट बिग बॉस के एपिसोड्स को आप देखते हो? जरूरत नहीं है, पर ऑफ कोर्स देखते तो हैं। एपिसोड जाने से 1-2 घंटा पहले, एपिसोड ऑन एयर होने से 1-2-3 घंटा पहले वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। वो वॉइस ओवर मेरे पास आते हैं, मैं उनको कर देता हूँ एडिटिंग, उसको फिर दोपहर 12 बजे संग्राम यहाँ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चला रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो बिग बॉस के घर में उस शो से जुड़ी है जिस शो के बारे में लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। अब तो मेरी आवाज लोग रील्स में इस्तेमाल करने लगे। यस। आज ही मैं किसी स्टोरी को मैंने रीशेयर किया है जहाँ पर उन्होंने वही दोपहर 12 बजे उसके लिए हमने सुपर डांसर में एक एवी चलाई थी जी। वो रोने लगे। It was such a beautiful AV and the voice and everything blended. But उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आवाज किसकी थी। अब यूसर टाइम क्या हो रहा है आज का वैसे? अभी आप बताइए पहले। 1:28। ऐसे थोड़ी बताते हैं टाइम, दोपहर 1:30 बजे, ये ऐसे टाइम बताया जाता है। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि जब चल रहे होते, क्योंकि मैं देख रही थी सोशल मीडिया में फ्लडेड है कमेंट्स से आपके, है ना? कई नेगेटिव कमेंट्स हैं, कई हैं कि आप मिलो, बस तुम मिलो मुझे, बताऊंगा। तो कभी खौफ रहता है, डर होता है किसी चीज का? देखिए, अगर इस तरह से सोचेंगे तो वाकई चलना मुश्किल हो जाएगा, आपको डर लगने लगेगा, आप इन चीजों को इग्नोर करते हो। दूसरा, आपको ये भी पता है कि सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि देयर इज एन आयरन वॉल। आप उसके पीछे खड़े होकर अनोनिमिटी में, बिना अपने को उजागर किए, आपको लगता है कि आप शेर हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। पर हाँ, डर तो लगता है कि यू नेवर नो कब कौन पागल आदमी जो है कुछ ऐसा कर दे, जो मतलब अपने जुनून में कुछ ऐसा कर दे जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे। तो पर उस पर आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं, यू जस्ट इग्नोर एंड यू ट्राई एंड मेक श्योर कि लोगों तक सही बात पहुंचे। कि आप जो हेट, जो नफरत मेरी तरफ भेज रहे हो, पहले तो मैं ये कोशिश करता हूँ लोगों को बताने की भैया उसका हकदार मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैंने कई जगह क्लैरिफाई किया है इस बात को कि शो में 2 आवाजें हैं। जो आवाज कंटेस्टेंट से बात करती है वो एक अलग आवाज है, जो ऑडियंस से बात करती है यानी कि मैं, वो एक अलग आवाज है। लोगों को लगता है कि जो कंटेस्टेंट से, पहली बात। दूसरी बात कि जो कंटेस्टेंट से बात कर भी रही है, जो आवाज बात करके कह रही है कि भैया आपको निकाला जाता है, आप जो भी आदेश दे रही है वो आवाज, वो सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम। ट्रू। He's just communicating decisions that are being taken by either the audience themselves or the creators. True. तो you don't kill the messenger. मैसेंजर को मारकर या मैसेंजर को के प्रति अपनी नफरत दिखाकर आप कुछ हासिल नहीं कर रहे। True. तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक एंटरटेनमेंट गेम शो है। इसके अपने डायनामिक्स हैं, उन डायनामिक्स को समझिए और इतना इन्वॉल्व ना हो जाइए कि उसको अपनी जिंदगी बना लीजिए। इतनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बना लीजिए कि आप when you start expressing your hatred towards someone for a game show, that means you are absorbed by it. You're into it. True. And that's not healthy. Yes. You watch something with that context. You never lose sight of the context, please. तो मैं ये कोशिश पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का कि पहली बात, मैं वो हूँ ही नहीं जो आप समझते हो मुझे, मैं बिग बॉस नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर मैं होता भी या जो भी है वो भी एक जरिया है, माध्यम है।
तीसरी बात ये एंटरटेनमेंट रियलिटी शो है, एंटरटेनमेंट रियलिटी शो, ट्रीट इट लाइक दैट। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट should be treated like that only. You should not make it a matter of life and death. Yeah, I was seeing social media comments and people were like कि बसीर अली का eviction के पीछे इनका ही हाथ है। बताइए। Was that a thing? ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों से बस नाम बदल जाते हैं, कभी रजत हो जाते हैं वो नाम, कभी कोई हो जाता है वो नाम, एल्विश हो जाते हैं, कभी वसीर हो जाते हैं। तो भाई किसने एविक्ट किया, किसने वो एविक्शन सुनाया, और गाली किसको दे रहे हो? जो शो पे कहता है दोपहर 12 बजे, अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको उस शो में जहाँ घड़ी नहीं है वहां मैं आपको समय बता रहा हूँ, आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तो आप मुझी को ट्रोल किए जा रहे हो। इट्स ओके, ठीक है। एक पॉइंट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो यू जस्ट डू योर थिंग एंड जस्ट बी क्वाइट अबाउट इट। उसके बाद क्या ही कर लोगे। सर, आपकी ही आवाज है जो पूरे हाउस में गूंजती है। जब आज बिग बॉस आपको सुनाना चाहते हैं या समय हो गया, तो सब कई मैंने एक्टर्स को देखा है, पिछले तेजस्वी प्रकाश थी, इस बार कुनिका हैं, जो उनके आवाज पे अपना दिल दे बैठती हैं या फिर प्यार लुटाती हैं। तो वो सुनकर कैसा लगता है आपको? मैं वो भी सुनकर, जैसे मैंने कहा कि घर के अंदर जो आवाज जाती है वो एक अलग आवाज है, और जो ऑडियंस को सुनाई देती है, जो ऑडियंस को मैसेज देती है, वो एक अलग आवाज है। वो मैं हूँ जो ऑडियंस से बात करते हैं। जो घर के अंदर आवाज जाती है, क्योंकि एक मिथ बनाया हुआ है उसके अराउंड, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। अंग्रेजी में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितना आप किसी से फेमिलियर होते जाते हो, जितना इनफॉर्मल होते जाते हो, उतनी उसकी इज्जत भी कम होती जाती है। यही कारण है कि वो जो आवाज है उसको जनता की आंखों से, नजरों से दूर रखा गया है। वो इंसान है, मशीन है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो फीमेल अटेंशन उनको मिलती है वो देखकर भी खुशी होती है, क्योंकि जब किसी भी आवाज को रिकग्निशन मिलती है कहीं पर भी, तो बीइंग फ्रॉम दैट फ्रेटर्निटी यू फील गुड अबाउट इट। और आपको ये भी खुशी होती है कि आपकी आवाज उनकी आवाज से मिलती है थोड़ी बहुत, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगता है। और दूसरा ये लगता है कि भाई चलो, मेरी आवाज उस शो से जुड़ी है जिस शो के बारे में लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। अब तो मेरी आवाज लोग रील्स में इस्तेमाल करने लगे। यस। आज ही मैं किसी स्टोरी को मैंने रीशेयर किया है, जहां पर उन्होंने वही दोपहर 12 बजे, वो सबसे ज्यादा होता है जैसे करवा चौथ में एक रील बड़ी फेमस हुई दोपहर 2 बजे खाना कब बचेगा, रात का कि सुबह 8 बजे पति के सेवा करी, 2 बजे तक उनकी एनर्जी डाउन हो गई, 7 बजे तक ये हो रहा है चांद निकालो, पति को टॉर्चर किया जा रहा है। तो और ये पूरे साल भर चलता है। एक बार किसी ने एक रील फॉरवर्ड की थी, वो बहुत वायरल हुई, आई थिंक किसी फेस्टिवल को लेकर ही, कि एक बकरा जो है वो सुबह 8 बजे साबुत बकरा था, दोपहर में 12 बजे वो एक कीमा के फॉर्म में आ गया, दोपहर में 3 बजे। कई रील्स हैं सर, कई तो अपने वीडियोस फ्रेंड्स के साथ वीडियोस डाल रहे हैं जहाँ पे लिखते हैं रात के 2 बजे सेम पोजीशन में सो रहे हैं, रात के 1 बजे सेम पोजीशन पे सो रहे हैं, रात के 3 बजे फिर उल्टा सो रहे हैं, रात के 8 बजे, ऐसे करके लेजेंड में देख रही हूँ रील्स काफी है आपकी आवाज के। जब कोविड चल रहा था, कोविड में तो बहुत ज्यादा लोगों ने इस तरह की रीलें वायरल करी कि सुबह 8 बजे ये हो रहा है, फिर दोपहर में 12 बजे ये हो रहा है, 3 बजे ये हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सवाल था कि जब वो अटेंशन उस आवाज को मिलती है तो हमें भी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं एक वॉइस है जिसको एक रिकग्निशन मिल रही है। और मुझे जब वो रिकग्निशन सोशल मीडिया पे मिलती है तो वो भी अपने आप में बहुत आपको खुशी देता है। हालांकि उसका फ्लिप साइड भी है कि उस ट्रोल भी होते हैं, उस रिकग्निशन के साथ साथ ट्रोलिंग भी होती है, बट आई थिंक हर अच्छी चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है, एंड यू हैव टू लिव विद इट, दैट्स ओके। ट्रू। बट बिग बॉस के एपिसोड्स को आप देखते हो?
जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स देखते तो हैं, क्योंकि हम भी हैं तो दर्शक ही, मजा तो हमें भी आता है। क्योंकि हम गॉसिप कैफे में है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गॉसिप में मजा आता है आपको? ये चॉइस दिस लोकेशन गॉसिप कैफे, आई वाज लाइक कि गॉसिप है, बिग बॉस है, मतलब बिग बॉस की आवाज है, सब एक पर्टिकुलर अच्छा प्लेस आपने चूज किया है आज। जी 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 बिल्कुल। इस गॉसिप के लिए ये गॉसिप कैफे एकदम परफेक्ट है। वाओ, नाइस सर। बट सर, आपका काम कैसे स्टार्ट होता है जब आप बिग बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं? तो व्हाट आर द थिंग्स यू मेक श्योर कि ये चीज आपको करके जानी पड़ती है, या व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स जो आपको देखना पड़ता है, या फिर किस तरीके से वॉइस ओवर होता है बिग बॉस का? जो घर में आवाज जाती है उसके लिए कोई है जो बैठता है उस कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए। मेरा काम एडिटिंग पे शुरू होता है कि जब एपिसोड आ जाता है तो टाइम कहाँ लगाना है, कहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन बताना है। जैसे कभी आजकल तो कम हो गया, पर पहले टास्क का डिस्क्रिप्शन बहुत होता था जी। कि इस टास्क में ये हाँ। होगा, इस टास्क में 2 टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी। टीम ए तो वो भी जब एडिट हो जाता है एपिसोड, तो वो तो बेसिकली एपिसोड जाने से 1-2 घंटा पहले, एपिसोड ऑन एयर होने से 1-2-3 घंटा पहले जी। वो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। वो वॉइस ओवर्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको कर देता हूँ, एडिट टीम उसको फिर एपिसोड में प्लेस करके फिर वो अपलिंक कर दिया जाता है। तो प्रेपरेशन वाइज अगर आप देखें तो शुरुआत में ज़रूर आप कंटेस्टेंट प्रोफाइल एक बार देख लेते हो, तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है। वो जब मैं कह रहा हूँ शुरुआत में, तो शुरुआत मतलब डे वन। ऐसा नहीं कि मैं 5 दिन पहले कंटेस्टेंट की प्रोफाइल मेरे पास आ जाती, नहीं। जैसे आपको पता चलता है कि कौन कंटेस्टेंट्स है, वैसे ही मुझे भी पता चलता है, और मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व घुसता भी नहीं। मैं ये नहीं कि पहले किसी से पूछना शुरू कर दूँ कौन है। हम तो पूछते हैं ना कि कौन जा रहा है, आप जा रहे हो बिग बॉस में? उससे हम अपने को अलग ही रखते हैं। जब ऑर्गेनिकली वो चीज़ हमारे पास आती है तो फिर हम एक समझ लेते हैं कि हाँ, ये लोग आ रहे हैं। और अब 16 साल हो गए करते हुए, तो समझ में आ ही गई हैं चीज़ें। शुरुआत में ज़रूर एक बार क्रिएटिव टीम अगर कुछ ब्रीफिंग होती है कि इस सीज़न में इस तरह से नरेट करना है, वो करना है, वो रहता है। बाकी तो और कुछ कोई ऐसी खास प्रिपरेशन की मुझे लगता है। बट सर, कभी आपको आया है ऑफर बिग बॉस में जाने के लिए? मेरी जिंदगी इतनी नीरस है, मुझे लगता नहीं कि किसी को इंटरेस्ट होगा उसमें देखने के लिए, शायद इसीलिए कभी किसी ने ऑफर किया भी नहीं। हाँ। पहली बात तो ये है। हाँ। दूसरी बात, अगर करेगा कोई तो क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस घर में जा पाऊँ, क्योंकि उस घर में जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। या तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, या बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस, कि हमें कुछ पता ही नहीं। अब 16 साल हो गए हैं तो शो करते हुए, देखते हुए, तो हमें पता तो है शो के बारे में कि शो करने से क्या होता है। आप देखिए, जब आप उस घर के अंदर होते हो तो एक सबसे बड़ी रिस्क होती है कि आपको लोग जज करेंगे। राइट। और ये बात एक्सेप्ट करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए कि ठीक है, मैं वहाँ रहूँगा और लोग मुझे देख के जज कर रहे होंगे। ट्रू। इस बात से आप कंफर्टेबल हो, उसके लिए भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे अंदर कि मैं अंदर जाऊं। मेरा एक पर्सोना है, पब्लिक पर्सोना जी। मेरी एक इमेज है। राइट। इमेज मतलब लोग मेरे बारे में एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं, पर हर इंसान के अलग अलग पहलू होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वो दूसरे पहलू सामने आए। मैं नहीं चाहता कि मैं बाथरूम कैसे जाता हूँ ये लोग देखें, मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मैं कितना चिड़चिड़ा होता हूँ ये लोग देखें। तो मेरे अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस घर में जा पाऊँ। उस घर में जाने के लिए वाकई आपको यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं जैसे हूँ, मैं खुश हूँ। सलमान खान से कभी मिलना हुआ है? बहुत, ऐसा कोई हम दोस्ती नहीं है हमारी, ऐसा नहीं कि हर सीजन में हेलो हाय होता है। 3-4 बार मिले हैं। उनका अपना काम है, वो करते हैं, हमारा अपना काम है, हम करते हैं। कभी ऑर्गेनिकली ऐसे मुलाकात हो गई तो हो गई, बाकी कभी ऐसे नहीं कि हम साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलते फिरते अगर कभी मुलाकात हुई है। लास्ट सीजन हमें, मेरी बेटी को, वो 10 साल की है, उसको मिलना था खान साहब से, तो उसको मिलवाने ले गए, तब हेलो आया पिछले साल। अच्छा। उससे पहले 3-4 बार मिले। But he knows about you, that you do the voiceover or something like that. Yeah. और उनके जो बहुत करीब मित्र हैं, नदीम सर, उनसे अच्छी मित्रता है। अच्छा जी। अच्छा। नैड्स बुलाते हैं उनको, नैड्स।
तो नदीम सर से अच्छी मिलती है, बट खान साहब से 3-4 बार मिला था। मैं एक क्लिप देख रही थी जहाँ पे आप ने शेयर किया है कि देयर वाज अ सीन कुशल और गौहर का जहाँ पे यू गॉट स्कैर्ड। ऐसा हुआ था कि वो सीजन में एक क्रिएटिव डिसीजन लिया गया कि एक इग्नोर द ऑब्वियस टास्क होता है, जहाँ पर आपके सामने कुछ भी हो रहा हो आपको उसको इग्नोर करना है। आपने अगर इग्नोर नहीं किया तो आपके पॉइंट्स कटेंगे। तो ये सोचा गया कि एक काम करते हैं, तुम्हारी भी आवाज़ अभी तक किसी ने सुनी नहीं है, मतलब तुम्हारी भी आवाज़ देखा नहीं किसी ने कौन है, तब तक नहीं मैं मीडिया में आया। तो एक शॉक एलिमेंट के हिसाब से उन्होंने हमें घर बोला, घर के अंदर जाके जो तुम ये करते हो दोपहर 12 बजे वो लाइव करो जाकर। घर के अंदर जाके? घर के अंदर। मेरे हाथ में एक माइक्रोफोन दिया गया था और मैं माइक लेके गया और वो नरेशन कर रहा था। तो जो जो सिचुएशंस हो रही थी उनको मैं नरेट कर रहा था कि जैसे यहाँ एक इंटरव्यू चल रहा है, दोपहर 12, रैंडम टाइम बोल रहा था, असली टाइम नहीं, रैंडम टाइम बोल रहा था और बता रहा था। जैसे एक वो एपिसोड में एयर भी हुआ था वो सीन जहाँ पर मैं बेड पे लेटा संग्राम के साथ, संग्राम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, क्या है ये मिल जाता वो मिल जाता हमें। दोपहर 12 बजे संग्राम यहाँ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम चला रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो बिग बॉस के घर में है। इस तरह से सिचुएशन जो हो रही है उसका एक कॉमिक टेक आप करो ताकि वो रिएक्ट करे। उस पर वो हंस दिए तो उनके कुछ पॉइंट्स कट गए। तो इसी तरह से चीजें हमने करी, फिर वो अच्छा लगा टीम को दोपहर में। फिर उस समय क्या होता था कि एपिसोड के आखिर में एक फिलॉसफी जाती थी जिसमें एपिसोड को पूरा समअप करते थे कि आज बिग बॉस के घर में प्यार की कई कहानियां गढ़ी गई, ये कहानियां आगे चलकर क्या मोड़ लेती हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, देखते रहिए। तो वो ये हुआ कि एक काम करते हैं, इस बार ये वाली चीज लाइव करते हैं अंदर जाकर। तो तुम एक काम करो, रेडी रहना 11 बजे के आसपास, लाइट आउट से पहले तुमको फिर से भेजेंगे। तो मैं माइक वाइक लगा के एकदम रेडी एंट्री के लिए खड़ा हुआ था, तब तक हो गई लड़ाई अंदर, और लड़ाई बदल गई हाथापाई में। मतलब मेरे जाने से मतलब समझ लीजिए कि 2 मिनट पहले की बात। तो अगर मैं चला गया होता तो मैं उस लड़ाई का हिस्सा होता और आपको एक हाथ हमारे ऊपर पड़ जाते हैं। तो ये था वो इंसिडेंट बेसिकली। तो बच गए नहीं, बच गया, चलो टच वुड। बट सर इतने एपिसोड्स किए हैं आपने, आपका कोई फेवरेट रहा है एपिसोड? देखिए जब आप शो से जुड़ के कोई काम करते हो तो आप ऑब्वियसली उससे थोड़ा डिटैच, जरूरी है डिटैच होना। ट्रू। पर जब मैं नहीं जुड़ा हुआ था शो से तब मैं बड़े उससे देखता था सीजन 1, 2, 3। मैं नहीं था शो में। मेरा फेवरेट था राजू श्रीवास्तव जी वाला सीजन। उसका एक कारण ये भी है कि मैं भी कानपुर से हूँ, वो भी कानपुर से, और वो एंटरटेनर थे भी जबरदस्त। तो वो मुझे बहुत पसंद था सीजन। राजा चौधरी और श्वेता तिवारी थी। वो तो 4, उसमें मैं तो जुड़ गया था। उस सीजन में मैं जुड़ गया था। राजा चौधरी वाला था सीजन 2। ओके। राजा चौधरी और हमारे महाजन राहुल महाजन साहब। अच्छा, राजा चौधरी वाज द तो ये 2 सीजन मतलब आपके फेवरेट्स? मैं कभी भी देख सकता हूँ। अभी भी देख सकते हो आप? हाँ, अभी एक रील काफी वायरल होता है सर, वो पूजा दिस इज नॉट द बिहेवियर। हाँ वो तो सीजन 5। हाँ जी सर। बट सर जब आप मीडिया में आने लग गए, जब आपके बारे में लोगों को पता चलने लग गया, क्योंकि काम आप बहुत पहले से कर रहे थे, बट पता जो था या आपके जो क्रेडिट्स मिलने लग गए, मुझे लगता है पहले भी आपको क्रेडिट्स मिलता था बट वो ऑफ कैमरा मिलता था, बट जब आपको मिलना स्टार्ट हुआ, हाउ वाज दैट फीलिंग दैट कि लोग अब पहचान रहे हैं धीरे धीरे? क्या वो फायदा हुआ? फायदे नुकसान से ज्यादा वो एक बड़ी इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। क्योंकि जब मैंने वॉइस एक्टर बनने का सोचा था तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं फेमस होऊंगा। 2009 में करियर शुरू किया मैंने, तो वॉइस एक्टर्स को लोग नहीं जानते थे। तो वो चीज़ हमारे एस्पिरेशन में थी ही नहीं। हमें तो ये था कि काम बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आता है, ठीक ठाक पैसे मिलते हैं एंड यू एंजॉय बीइंग पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। तो हमने इस तरह से वॉइसिंग शुरू करी। पर दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि हम कभी फेमस होंगे, क्योंकि होता ही नहीं तो कोई वॉइस आर्टिस्ट फेमस होता ही नहीं था। तो जब ये 2016-17 के आसपास इंटरव्यू आने लगे, लोग पहचानने लगे, तो वो हो गया ना कि कुछ ऐसा जो आपने चाहा ही नहीं वो मिल गया।
तो बहुत ही मजा आने लगा, रे वाह, लोग पहचानते नहीं। तो ऑफ कोर्स इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग, आपको ग्रेटिट्यूड फील होता है कि वाह ईश्वर ने ये मौका भी दे दिया। ट्रू, क्योंकि सिर्फ बिग बॉस एक ऐसा शो है मेरे ख्याल से, या फिर जो आप दोनों की ही आवाज़ गूंजती है उस घर में, वो एक ऐसा शो है जहाँ पे वॉइस ओवर से हम पता करते हैं पूरे शो को, है ना। अदरवाइज ऐसा कोई शो नहीं होता है, या तो उसमें एक्टर होता है या तो हीरो होता है जिसके थ्रू पूरी शो चल रही होती है, वो वॉइस ओवर चल रही होती है पीछे। बट बिग बॉस इज द ओनली शो जहाँ वॉइस ओवर को काफ़ी अहमियत दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद सोचिए कि पिछले 15-16 साल जब से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े रियलिटी शोज सब में वॉइस ओवर किया। हाँ, चाहे आज आप इंडियन आइडल चल रहा है, इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है, इससे पहले सारेगामापा, डांस इंडिया, कितने शो जब मैं बताता हूँ तो लोग पूछते हैं उसमें क्या आती है आपकी आवाज। आपका दंगल में भी है। हाँ हाँ, प्रोमो के ट्रेलर में है। जी जी, मैं अभी वो तो मेरा मतलब वो डेली का काम है मेरा। अभी वहां से ही फोन आया था, जो फोन बजा था वो उनके डेली कम से कम 2-3-4 प्रोमो हैं जो हम करते हैं दंगल टीवी। तो बट नोबडी रिकॉग्नाइज, नोबडी नोटिसेस दैट, नोबडी नोटिसेस कि जब पहले, अब तो कम हो गया है, पहले जब कोई कंटेस्टेंट किसी डांस शो में या सिंगिंग शो में किसी एक नॉन प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता था तो उसकी कहानी चलती थी। ट्रू ट्रू, कि सत्यम की मां ने एक सपना देखा, वो सपना कांटों के सफर से होकर गुजरता था जी, लेकिन आज वो सफर उसे फूलों के पायदान पर ले आए, यू नो। पर लोगों को नहीं, वो कहानी में इतना वीवन हो जाता था कि लोगों को लगता था, मतलब वो नोटिस ही नहीं करते थे लोग। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं वही कह रही थी कि अगर जैसे कोई इंटरव्यूज भी चल रहा है तो उससे पहले ना एक प्रोमो दिया जाता है, उस एक्टर के बारे में बताया जाता है और वो वॉइस ओवर कोई और कर रहा होता है। तो ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो वो एक्टर के बारे में जान रही हूँ, मैं वॉइस ओवर के बारे में जानना ही नहीं चाहती हूँ। कितने एक्टर्स का मैंने वॉइस ओवर किया है शोज में भी। मुझे याद है रणवीर सिंह के लिए हमने सुपर डांसर में एक एवी चलाई थी जी, वो रोने लगे। It was such a beautiful AV and the voice and everything blended. बट उन्होंने भी नहीं पूछा कि आवाज किसकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली एज एन ऑडियंस आप उसको ऐसे पैकेज देखते हो, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो और आप लोग इतना इमोशंस डालते हो अपनी आवाज में जब आप बात कर रहे होते हो। तो आई थिंक वो कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब हम YRF के बारे में सुन रहे थे, मूवीज देख रहे होते हैं किसी का, या सब मूवीज देख रहे होते हैं, तो उसमें ना वो सुनते सुनते हम रो देते हैं कि यार वो इंसान कितना अच्छा था, पर हम भूल जाते हैं कभी कभी कि वो पीछे जो वॉइस ओवर दे रहा है वो मेहनत करके ऐसी बातें कर रहा है, उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आई थिंक ये बिग बॉस है जिसको हम पूरे वॉइस ओवर पे सुनते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं वाकई प्रिविलेज फील करता हूँ कि ऐसे शो से जुड़ा हूँ जहाँ पर लोग वो चीज़ नोटिस करते हैं और फिर उसके बारे में पता करने का प्रयास करते हैं कि है कौन ये। ट्रू। तो ये ऊपर वाले की नेमत है और यू फील ब्लेस्ड। बट सर कितना कमा लेते हो? प्यार कमाते हैं, प्यार कमाते हैं, बट सर वो चेंजेस होता है ऊपर से नीचे जब डिमांड बढ़ जाती है, यू नो। ऑब्वियसली मैंने किसी और इंटरव्यू में भी बात कही है कि बिग बॉस में भले ही कितना भी पैसा मिले, पर बिग बॉस से बिकॉज ऑफ बिग बॉस यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो इट्स एंड मोर देन मनी, इट्स मतलब इट्स ब्लेसिंग। इतने लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं तो मेट्रो वगैरह में जाता हूँ तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, आप यहाँ कैसे, आप मेट्रो में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई हम सभी इंसान हैं और सबको टाइम पे पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह। तो कई बार गाड़ी आपको नहीं पहुंचा सकती, मेट्रो आपको पहुंचा देती है। तो लोगों के दिमाग में एक इमेज होती है कि नहीं, अगर इन्होंने थोड़ा फेम हासिल कर लिया है तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं ट्रैवल करेंगे, ये तो हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह। बट यू फील ब्लेस्ड। आप सिर्फ धन्यवाद दे सकते हो ईश्वर का कि एक तो ये तो है ही है ये धन्यवाद की बात। दूसरा इस शो से जो असर पड़ा है, जैसे मैंने एक्टिंग शुरू करी 2018-19 से, मतलब मैं 5 साल पुराना एक्टर। आज भी मैं किसी भी सेट पर जाता हूँ तो मुझे जो सम्मान मिलता है, मुझे जिस क्यूरियोसिटी से लोग मिलते हैं, वो ऐसा है जैसे कोई स्टार आ गया उस सेट पर। मैं छावा शूट कर रहा था तो विक्की कौशल से जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो ऐसी थी जैसे सर आई एम अ बिग फैन। आई सेड नो आई एम नॉट बिग बॉस वॉइस, आई एम दिस वॉइस। व्हिच वॉइस? तो आई टोल्ड हिम दोपहर 12।
सर स्टिल अ बिग फैन। तो आप सोचिए कि आप उसके साथ, उस इंसान के साथ एक्टिंग करने जा रहे हो जो एक बहुत बड़ा स्टार है, वो आपसे कह रहा है कि सर आई एम अ ह्यूज फैन। तो अभिनय जो है इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील एट दैट मोमेंट। सो इमीडिएटली आपकी फीलिंग तो एकदम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड चली गई। अब आप जैसा डायरेक्टर का है उससे भी बेहतर इमोट कर सकते हो, क्योंकि नाउ देयर आर नो नर्व्स। यस, ट्रू। अभी मैंने एक फिल्म करी सनी पाजी और अक्षय खन्ना के साथ। अब आप उस सेट पर देख रहे हो कि सनी पाजी हैं, अक्षय, मैंने सनी पाजी से बोला भी, मैंने उनसे कहा कि बिग फैन एंड यू नो आई बीन सीइंग योर, बोले अरे नहीं आपके बारे में इतना मैंने सुना है और ये देख के और आपकी आवाज़ सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं एक बार गया भी हूँ सेट पे। सर आप समझ रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। बोले नहीं, यू आर एम्बैरेसिंग मी, आई एम फीलिंग रियली एम्बैरेस्ड। नहीं सर, मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ, मैं कानपुर से हूँ। मैंने कहा मैं एक छोटे शहर से आता हूँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ फिल्म कर रहे हैं, पर आप ये कह रहे हो कि यू नो यू हैव अ गुड वॉइस एंड आई नो यू। ये हमारे लिए मतलब ऐसी बात है कि अब शायद इसके बाद अगर मौत आ जाए तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं ईश्वर से कहूंगा ठीक है ले चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस शो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, it's given me way beyond money and recognition. This is something you have earned. I will just say God is kind. Right. I'll just say God is kind because मुझसे बहुत कमाल के वॉइस एक्टर्स मौजूद हैं इंडस्ट्री में, पर मुझे वो सम्मान मिल पा रहा है, तो इसके लिए मैं सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद दे सकता हूँ। फैमिली 1 में थे, फैमिली 2 में थे, 3 में क्यों नहीं हो? किसने कहा नहीं है? है? हाँ, हमने ट्रेलर लॉन्च है आज, आई गेस। जी हम क्या कहते हैं, हमने लास्ट ईयर शूट किया है, तो आप देखिएगा शो। आप कहीं पता नहीं चला है इसीलिए। हाँ, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। इसके बाद फैमिली मैन 3 के बाद जो है आई थिंक तस्करी आएगी। तस्करी इज अ नेटफ्लिक्स फिल्म, नीरज पांडे की फिल्म है। उसमें छोटा किरदार है। अगेन जैसे अभी कल हक रिलीज हुई, आज रिलीज, हमने प्रीमियर कल देख लिया हमने, हाँ 2 दिन पहले। यस, छोटा सा पार्ट था, लेकिन अगेन वो स्टोरी के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर बहुत मजा आया आपको देखकर। एबीपी ने तो आई थिंक एबीपी ने और एक पॉपकॉर्न रिव्यूज ने बड़ा अच्छा रिव्यू दिया कि बहुत छोटा पार्ट बट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर, और अब जो ये सनी सर के साथ जो फिल्म कर रहे हैं वो काफी अच्छा रोल है, वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो। या सर, आप अप्रोच करते हैं या रोल्स आते हैं आपके पास? जनरली तो देखिए, मतलब अप्रोच तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर किसी को मैं जानता हूँ तो मैं, जैसे गुरमीत सिंह है जो मिर्जापुर जिन्होंने डायरेक्ट करी, जी, तो उनको मैं मिर्जापुर जब वो शूट करना शुरू कर रहे थे सीजन 1, उससे पहले एक पार्टी में मिला। हाँ। सीजन 1 कर चुके थे शूट। हाँ। और थोड़ी सी एक दोस्ती जैसी हो गई, और फिर वो सीजन 1 आया, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो वही गुरमीत सिंह है जिनसे मैं मिला था। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि सर अरे गुरमीत, मुझे पता ही नहीं था, आपने ये कमाल है, मजा आ गया। सीजन 2 में छोटा ही सही टेबल चेयर का ही रोल हो, लेकिन मैं करना चाहूँगा कुछ ना कुछ। तो उनका मैसेज आया कि मैं राइटिंग टीम से बात करता हूँ और आपको बुलाता हूँ। तो उन्होंने बुलाया था, 2 किरदारों के लिए ऑडिशन किया उन्होंने। और तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हम मैसेज जरूर कर देते हैं। अगर किसी को मैं जानता हूँ पर्सनली तो मैं उनको, सुपर्ण वर्मा हक, सुपर्ण ने फैमिली मैन सीजन 2 डायरेक्ट की थी। तो जब मुझे पता चला वो ट्रायल बना रहे हैं तो मैंने मैसेज किया, कुछ भी होगा मैं I'll be more than happy to come and do don't worry, I'll use you। और क्या यूज किया उन्होंने ट्रायल में, छोटा सा पार्ट अगेन इम्पैक्टफुल। हक में यूज किया, छोटा सा पार्ट अगेन वेरी इम्पैक्टफुल। तो जहाँ अगर कोई दोस्त हैं, मैं जानता हूँ कि ये काम कर रहे हैं, तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ। बट जनरली ऑडिशन के थ्रू ही होता है सर। ऐसा नहीं कि सुपर्ण को मैंने मैसेज किया, उसने कहा आ जाओ ये पार्ट करना है, ये पार्ट है, जरा एक बार एक टेस्ट भेज दो। तो वो होता है। सेम विद मिर्जापुर, सीजन 2 के लिए उन्होंने अप्रोच किया तो 2 कैरेक्टर, 2 अलग अलग ऑडिशन किए हमने, उसमें से एक उन्होंने फाइनलाइज किया। तो जनरली ऑडिशंस अपने आप आते हैं, बट कभी अगर मुझे पता भी चलता है तो मैं खुद भी मैसेज कर देता हूँ, अगर मैं किसी को जानता हूँ तो। सो ये फिल्मी दुनिया, रियलिटी शोज के अलावा एक जिंदगी है जो मैंने आपके बारे में सुनी है
पढ़ रही थी और काफ़ी अच्छा आपने बताया भी है वहाँ पे, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सोचा था कि मेरी आखिरी दिन है आज। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? और जहाँ पे आपने ये भी बताया है कि मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है लाइफ में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर, तो यहाँ तक जब आप पहुँच गए हो, तो मैं एक आपको मेमोरी लेन से लेके जाना चाहूँगी, आपको पीछे आप बताना, आप अगर हमारे ऑडियंस को भी शेयर कर पाएँ उस टाइम के बारे में कि यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखिए, हम लोग जब यंग होते हैं, जब कुछ करने की सोच रहे होते हैं, तो हम उसमें इतना घुस जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर जो है, वो देखना बंद कर देते हैं। जी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं लाइफ में कुछ करना चाहता था, एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर फेज़ में मैंने अपने लिए एक करियर सोचा हुआ था। हाँ। उस करियर में मैं नहीं जा पाया, तो मुझे लगा ज़िंदगी ख़त्म। हाँ। मैं बहुत डिप्रेस हो गया और उसकी वजह से बहुत 6-7 साल का एक बहुत ही बुरा वक्त, जो मतलब मेरी अपनी सोच की वजह से कानपुर में ही डिप्रेशन और तमाम तरह की चीज़ों के थ्रू गुजरा मैं, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए। बट वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और जो अस्पताल में समय बीता, उसने मेरे माइंड सेट को चेंज कर दिया कि लाइफ में अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसका एक कारण होगा, और शायद बहुत कुछ है जो ईश्वर आपसे करवाना चाहता है। इसलिए ये जो छोटा सा काम था, ये उसने कहा ये मत करो, मैं तुम्हारे लिए शायद कुछ और डिसाइड कर रहा हूँ। पर वो क्या डिसाइड कर रहा है ईश्वर, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके बनाए हुए रास्ते पर बिना किसी मलाल के चलते रहोगे, बिना ये सोचे कि हाय मुझे वो नहीं मिला। कि जब आप पास में अटक जाते हो, तो प्रेजेंट में जो चीजें आपके सामने आ रही होती हैं, आप उनको देखना छोड़ देते हो। कहते हैं ना कि वन डोर क्लोजेस, मल्टीपल डोर्स ओपन। बट वो जो मल्टीपल डोर्स ओपन हो रहे हैं, उनको देखने के लिए भी माइंडसेट चाहिए। अगर आपके माइंडसेट नेगेटिव हो गया, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा सिवाय इस बात के कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो गया। मैं उस दौर से गुजरा, बट थैंकफुली वहां से निकल पाया। और जब वहां से निकला तो समझ में आया कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो उस जर्नी में जो कुछ होता गया, मैं उसको एक्सेप्ट, एम्ब्रेस करता गया। ये भी हम कई बार भूल जाते हैं, एम्ब्रेस करना। वॉइसिंग का करियर 29 साल की उम्र में मेरे सामने एज एन अपॉर्चुनिटी आया, मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। पर तब तक माइंडसेट चेंज हो गया था और मैं क्यूरियस हो रहा था चीज़ों को लेकर। कुछ भी नया आ रहा था तो मैं चलो देखते हैं, चलो देखते। जब ये किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और तुम कुछ कर सकते हो, मैंने कहा अच्छा देखते हैं। तो वन स्मॉल स्टेप, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते 3 साल बाद मुझे लगा कि अब मैं ये करियर, इसको एक एज अ करियर लूँगा। तो सब नौकरी छोड़कर 32 साल की उम्र में मुंबई आ गया। नहीं, मुंबई में था मैं। मुंबई में थे। नौकरी मेरी मुंबई में ही चल रही थी। और मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गया। डांस इंडिया डांस सीजन 1 मेरा पहला शो था। उसके बाद से जर्नी इतनी कमाल की रही है, जो चीजें मेरे सामने आती गई। 2018 में जब एक्टिंग अपॉर्चुनिटी आई, शुरुआत 2015 से हुई थी, पर 18 में जब आई तो मैंने उसको लिया, पर फिर उसको सीरियसली लेना शुरू किया। ट्रेनिंग करी और तो पता चला कि मेरे अंदर एक अभिनेता है जो कुछ कर सकता है। वो करते हुए कहीं एक स्पीच हुई मेरी, वो स्पीच बहुत कमाल की लगी लोगों को। फिर किसी ने मेरी जर्नी पे एक इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू 5-6 मिलियन तक चला गया। और उस पर जो कमेंट्स है उससे समझ में आया कि यार माई जर्नी कैन मोटिवेट अदर्स, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग दिस जर्नी ऑल्सो। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक जर्नी शुरू हो गई। फिर कहीं एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पर उन्होंने कहा एक सेशन ले लीजिए वॉइस के लिए, वॉइस एंड कम्युनिकेशन। वो लिया, लोगों को बहुत पसंद आया। आज मैं एक सर्टिफाइड कम्युनिकेशन स्किल कोच हूँ। मैंने IIM कोझिकोड से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है ट्रेनिंग के लिए, और अब मैं IIMs में जाकर ट्रेन कर रहा हूँ, IIT में जाकर ट्रेन कर रहा हूँ। तो ये जो जर्नी रही है, जहाँ पर जो दरवाज़ा खुलता गया, उसमें मैं पूरी शिद्दत से लीन होता गया और अपने बारे में कुछ नया मुझे मिलता चला गया। तो बड़ा कमाल का है। पिछले 16 साल की जर्नी रही है। बिल्कुल, बट अप्स डाउन्स भी आए होंगे, आई एम श्योर। मोर डाउन्स देन अप्स, मोर डाउन्स देन अप्स। एक्टिंग जर्नी की अगर बात करें, इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम कर चुका हूँ, पर जैसा कि मैंने कहा कि सारे काम ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं, तो 125 के ऊपर ऑडिशन दे चुका हूँ।
और मैंने काम कितना किया, 20 या 22 प्रोजेक्ट्स किए। यस। तो मतलब ये कि तकरीबन 90-100 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं ऑडिशन नहीं क्लिक हुआ है, पर उन 90-100 प्रोजेक्ट्स को मैं देखता हूँ एज अ लर्निंग, और इन 20-22 प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ एज एन अचीवमेंट। तो अब वही है कि नजरिया है, ये तो आता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा, डाउन्स आते ही रहेंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीच की अगर बात करूँ या ट्रेनिंग की अगर बात करूँ, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने किया है, पर बहुत बड़े बड़े जगहों पर लोगों ने मुझे अप्रोच किया और फाइनली नहीं किया है मैंने उनके साथ काम। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज ये सब हिस्सा है लर्निंग प्रोसेस का। बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि वो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है, और गम हो या खुशी दोनों ही बस कुछ देर के ही साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। तो अगर ये आप समझ लें कि चाहे अप हो चाहे डाउन हो, ये एक छोटा सा हिस्सा है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप उनके बीच में कैसे चल रहे हो, एज इन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सक्सेस आ गई तो पागल ना हो जाओ, फेलियर हो गया तो, मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ फेलियर जैसी कोई चीज़ ही नहीं। अगर हम ये लाइफ में ये मानना शुरू कर दें कि हमारा काम है एफर्ट करना, उस एफर्ट का नतीजा जैसा हम चाहते हैं मिल गया तो सक्सेस है, खुश हो जाइए। थोड़ा बहुत नहीं मिला तो दुखी ना होइए, ये सोच लीजिए कि हमें ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है। जब आई थिंक मैं एक किस्सा था, मैं अभी याद आएगा तो मैं बताता हूँ। बेसिकली उसका यही है, लब्बो लुबाब यही है, उसका निचोड़ यही है कि यू डोंट सी फेलियर्स एज फेलियर्स, यू सी देम एज जस्ट setback and a lesson how not to approach things. Right. कि हमने ये तरीके से काम किया, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो चलो अब ये तरीका नहीं, अब दूसरे रास्ते से हम कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचने लगना चाहिए कि, जो कि मैं कर भी चुका हूँ एक बार वो 6 सालों में, कि एक फेलियर की वजह से मुझे लगने लगा कि मैं फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। कि मैंने ये ट्राई किया, ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अ फेलियर। यू आर नॉट अ फेलियर, इट्स जस्ट एन इवेंट, ट्रीट इट लाइक एन इवेंट, दैट्स इट। इट्स जस्ट अ बैड डे, इट्स जस्ट अ बैड डे, ट्रीट इट लाइक अ बैड। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये लर्निंग, ये सोच और ये लर्निंग अगर आप लेकर चलें तो सक्सेस और फेलियर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। And how did you come up with this podcast idea? पॉडकास्ट का क्रेडिट जाता है नीलेश करके, मेरे पार्टनर है नीलेश सोनी, उनको जाता है। वो, उनको पता नहीं मेरे अंदर, मेरे से ज्यादा भरोसा उनको है। तो वो बहुत समय से पीछे पड़े थे कि नहीं आप सोशल मीडिया पे यू मस्ट स्टार्ट डूइंग। तो उन्होंने मेरा मोटिवेशनल कंटेंट बनवाना शुरू किया पहले, और वो जब बनने लगा और थोड़ा थोड़ा लोगों को उसमें मजा आने, इनफैक्ट जो पहला मेरा इंटरव्यू जो 1.5-2 मिलियन गया था, वो उन्होंने ही लिया था। आई थिंक जितेंद्र दीक्षित है, समवन आरजे जितेंद्र दीक्षित, तो जर्नलिस्ट, तो भी मैं जी फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे सीनियर्स फ्रेंड्स हैं, हमसे बहुत सीनियर है वो। जी हमारा पहला जो मिलियंस में गया है पॉडकास्ट, वो उनके साथ ही था। तो नीलेश का ये आइडिया था कि पॉडकास्ट करते हैं। अच्छा। बहुत समय से पीछे पड़े थे। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने स्टूडियो बुक कर दिया है, आ जाइए। और बस वो शुरू हो गया। और मैंने देखा कि एक तो मुझे बड़ा मजा आता है इंटरव्यू करने में, और दूसरा मुझे लगता था कि इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं तो क्या ही होगा, पर मुझे समझ में आया करने के बाद जब शुरू हो गया कि नहीं, हर चीज की अपनी ऑडियंस, हर टॉपिक की अलग ऑडियंस है। जो आप कर रहे हैं उसकी अलग ऑडियंस है। आप काफी रिसर्च वाली जगह पे जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट से दूर है आपकी चीजें। आपकी काफी, मैं जितना देख रही थी वो काफी जो साइंटिफिक है, काफी स्लिप के बारे में, आयुर्वेदा वैदिक के बारे में, ये सब चीज। That's great, so that's going great. तो पॉडकास्ट मेरा काम है खाली वहाँ बैठ के लोगों से सवाल पूछना, उनके जवाबों को सुनना। बाकी सारा श्रेय नीलेश को जाता है। अच्छा जी। और काफी हद तक गीतांजलि जो हमारी वाइफ है उनको जाता है। वो हर नई चीज जो मैं ट्राई करता हूँ उसमें वो सबसे ज्यादा यू मस्ट करना चाहिए। तो इन दो जो भी पॉडकास्ट की जर्नी है वो नीलेश की वजह से शुरू हुई, नीलेश और गीतांजलि की वजह से, और
चल रही है। कुछ सवाल हैं सर जो ऑडियंस ने पूछे हैं आपसे, उसका जवाब लेंगे देन हम ये रैप करेंगे जी। There's always a debate in public mind, how real is Big Boss? जी, absolutely 100% real. It's a personality based show. हाँ। उसमें फिक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। Viewers have strong emotional reaction to elimination. जी। Some believe you decide evictions. ये तो हमने शुरू में बता दिया कि एक तो हम वो आवाज है ही नहीं, दूसरा जो भी वो आवाज है उनके हाथ में कुछ नहीं है, डिसीजन होता ऑडियंस का ही, इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस। तो अगर आपको लग रहा है ना कि फलाने चले गए तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं, वोट क्यों नहीं किया। गुड वन सर। ओवर द इयर्स मेजर चेंजेस हमने देखा है इन द टेम्परेमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द कंटेस्टेंट। क्या उनको बताया जाता है पहले कि ऐसे बिहेव किया जाए? देखिए, ये इंटरनेट का दौर है, यहाँ सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। हाँ। तो अब लोग सेल्फ एजुकेट होकर आते हैं। लोगों को लगता है कि ये करेंगे तो चलेगा, ये करेंगे तो नहीं चलेगा। वो होता है ना, आदमी के अंदर एक कीड़ा होता है कि थोड़ी रिसर्च करके जाते हैं। तो रिसर्च करके भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचे वो सही डिसीजन हो, सही निष्कर्ष हो। जैसे कि आप टीवी पर देखकर क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते, वो सीखना है तो आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और एक्चुअली वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीवी पर देख के कई गलत टेक्निक्स आप हो सकता है एक्वायर कर लें, आपको एक मेंटोर चाहिए उसके। तो सिमिलरली लोग अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं, उनको जो देखते हैं वो अपने नतीजे निकालते हैं, अपने रेफरेंसेस, अपने इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसा मैं करूँगा तो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा मैं समय तक टिक पाऊँगा। और वो अपनी रिसर्च लेकर आते हैं और उस हिसाब से कोशिश करते हैं वहाँ पर ढालने की, पर एक हफ्ते के अंदर ही सब कुछ बह जाता है और फिर वो बहने लगते हैं, फिर अपना असली रूप लेकर आ ही जाते हैं सामने। बिग बॉस विनर्स पहले से डिसाइड होते हैं? बताइए, मतलब क्या ही कहें। पर वो देखिए, लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ट्विन टावर थे वो गिरे नहीं थे, उसमें प्लेन नहीं घुसा गया था। नहीं, प्लेन घुसा ही नहीं था। कई थ्योरीज ऐसी हैं यूट्यूब में कि वो खाली स्पेक्टिकल था एक टीवी का, बाद में बम से गिरा दिया गया उनको और ये दिखाया गया कि 2 प्लेन उसमें घुसे। तो कंस्पिरेसी थ्योरीज तो अरे मून लैंडिंग पर कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये तो फिर भी बिग बॉस है साहब। लोगों की तो मून लैंडिंग भी कंस्पिरेसी थ्योरी है। एक आदमी तो उस एस्ट्रोनॉट के पास इतना उसको परेशान किया कि बेचारे ने उस एस्ट्रोनॉट ने मुक्का ही मार दिया उसको। देखा है मैंने, है ना वो वीडियो देखा? तो मैंने देखा कई लोग मून के ऊपर चढ़कर खुद ही करने लग गए। हाँ। तो कंस्पिरेसी थ्योरीज का आप क्या ही कर सकते हैं। और अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कह लीजिए या जो एडवांटेज कह लीजिए, सोशल मीडिया है, सबको आवाज मिल गई है और हर आवाज को ऑडियंस भी मिल गई है। आप एक सीरियस फेस बनाकर एक अच्छी लाइटिंग के साथ वीडियो बना दीजिए कुछ भी कि बोरीवली में एक्सर स्टेशन जो है वो असली नहीं है, वो धोखा है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर न लाखों में व्यूज आपको मिल जाए तो मतलब they believe easily, बहुत ही आसान तरीके से लोग आजकल बिलीव कर रहे हैं सर। True. People often confuse your voice with Big Boss command. Does that ever blur your personal identity in public spaces? Thanks to social media, क्योंकि मैं ये बात कहता रहता हूँ तो अब लोगों तक वो मैसेज जाने लगा है कि आप वो हो जो समय बताता है या आगे देखिए, कल देखिए बोलता है। वो डिस्टिंक्शन अब धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा बहुत कभी कभी बॉदर जरूर करता है कि कब तक मैं बोलूं यार लोगों को कि मैं नहीं हूँ बिग बॉस, मैं दूसरी आवाज हूँ। बट देन यू रियलाइज कि ठीक है, वो मैसेज पहुंच रहा है, धीरे धीरे ही से पहुंच रहा है। तो एंड सर प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, इनफैक्ट शुरू में हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो लोग हेट मैसेज भेजते हैं, डज इट बॉदर यू? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे वो हेट मैसेजेस वालों के साथ मैं एंगेज करता हूँ, मतलब उनको जवाब देता हूँ कि भाई क्या हो गया। जैसे कई लोग लिखते हैं टकले तूने ये कर दिया, तुम्हारी डैश की डैश। तो मैं पहले बोलता हूँ भाई मैं टकला हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये गाली नहीं है जी, ठीक है। तुमको लग रहा है अगर ये गाली तो गाली नहीं। दूसरी बात, माँ और बहन को क्यों घसीट रहे हो? तुम्हारी समस्या अगर ये है तो ये देखो, ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने बताया कि मैं कौन हूँ। कई लोग हैं
who have replied saying I'm sorry, मुझे लगा आप वो हो इसलिए मैंने मैसेज किया, मुझे गुस्सा इस बात का था, वो था वो। तो बहुत सारे लोग समझते नहीं, तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब प्यार मिल रहा है ना, काफी सब प्यार है, सब प्यार। What is the most surprising public reaction or misunderstanding about your role that you have experienced? रोल अगर मैं बात करूं तो कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा जो मैंने प्ले किया था स्पेशल ऑप्स 1.5 में। स्पेशल ऑप्स, यस यस। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था ये कि आपको ऐसे देख के हमें अच्छा नहीं लगा, आप ऐसा काम मत किया करिए प्लीज। तो मैंने कहा अरे वो तो रोल था, कैरेक्टर था, नहीं आप प्लीज मत किया करिए, हमें नहीं अच्छा लगा, और वैसे भी आपने यूनिफॉर्म पे दाग लगाया है। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जब मिलते हैं तो मैंने नहीं भाई वो कैरेक्टर था, इट वाज पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन, दैट्स वन। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ है। और अगर आप सिर्फ कैरेक्टर की बात करें, सिर्फ स्टोरी की बात करें, तो वो स्टोरी में वो एक फेज था जहाँ पर वो अक्सर बहक गया और उसकी वजह से उसको सफर करना पड़ा, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये कहना कि मैंने यूनिफॉर्म पे दाग लगा दिया, ऐसा कर दिया, इतना स्ट्रांगली आप उस पर मत रिएक्ट करिए। तो हाँ, एक आध बार ये जरूर होता है, और बाकी बिग बॉस को लेकर तो ऑफ कोर्स होता ही रहता है, जहाँ पर मुझे बार बार समझाना पड़ता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ। सर कोई कंटेस्टेंट है जो आपको रीच आउट किया है आफ्टर दिस सीजन? थैंकफुली नो। आई एम फ्रेंड्स विद गौतम गुलाटी। वाह। जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर किसी ने कभी रीच आउट नहीं किया। वो तो हम लोग कहीं मिले और होता है ना कि यू लाइक ईच अदर्स वाइब एंड so I'm good friends with Gautam, but no one has reached out to me. प्रीतम एक कंटेस्टेंट थे, आरजे हुआ करते थे प्रीतम, उनसे बड़ा अच्छा हमारा वो था, राब्ता था। बाकी nobody has approached me ever. Do you think Big Boss 19 is biased? ये हर सीजन में होता है। ये मतलब एज इन हर सीजन में लोग इस तरह की बातें कहते हैं। अगेन सेम कंस्पिरेसी थ्योरीज। अगर मुझे कोई पसंद है और उसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो मैं कहूँगा हाँ ये बायस्ड हो रहा है। हम अपने प्रेम में और हाँ अपने प्रेम में हम आई थिंक ऑब्जेक्टिविटी भूल जाते हैं। व्हेन वो कहते हैं ना, किताब को अगर बहुत पास से पकड़ो, अगर आप एक फिजिक्स का सिद्धांत है, आई थिंक 25 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट हैज यू हैव टू हैव विद अ बुक इफ यू वांट टू रीड इट। उससे ज्यादा नजदीक ले आओगे तो आपको अक्षर साफ नहीं दिखाई देंगे। जब आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हो तो यही होता है, आप क्लियरली देख नहीं पाते हो। तो जब कोई कहता है बायस्ड है तो ठीक है, आपको पता है कि वो उसका प्यार है, एक कंटेस्टेंट के लिए है पर इवेंचुअली शो के लिए। तो ठीक है, मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा है नहीं, पर हम खुश हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप शो को प्यार देख रहे हैं। हाँ, शो को देख रहे हैं। Basir Ali recently said that कि makers are biased towards some of the contestants. ये उनका ओपिनियन है, तो उसके लिए मैं मतलब क्या ही कह सकता हूँ, ये उनका ओपिनियन है, एंड yeah, that's his opinion, and I'm sure he might have said it in a certain emotion. होता है ना, कई बार आप जज्बात में बह जाते हो, कह देते हो। मैं 6 महीने बाद मैं उनसे कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद वो दोबारा सीजन रिविजिट करें और फिर ये बात करें। After witnessing so many human interaction in the Big Boss house, what has the show taught you about human behavior? The show, oh my God, this show is a beautiful study in human behavior. This show is a beautiful study in life. In fact, कई बार जब मैं ऐसे दौर से गुजर रहा होता हूँ जो थोड़ा डाउन होता है, तो मैं शो के बारे में सोचता हूँ, कई कंटेस्टेंट्स की जर्नी के बारे में सोचता हूँ। गौतम गुलाटी की जर्नी आप देख लीजिए, पहले या दूसरे हफ्ते में ही वाज द बिगेस्ट विलन ऑफ द हाउस, और 2-3 हफ्ते के अंदर he turned it around, and that's how life is. Yes. Either you surrender कि हाय मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, and you become bitter
वो कहते हैं ना कि फेलियर्स और नेगेटिविटी कैन आइदर मेक यू बिटर और बेटर। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो ये सब चीजें आपको बिग बॉस में सीखने और देखने को मिल सकती हैं। प्रेशर हैंडल कर लोगे तो निखर के आ जाओगे, प्रेशर में सकम कर जाओगे तो बिखर जाओगे। तो इतना कुछ है सीखने के लिए उस शो से। इवन सलमान कीप सेइंग दिस, सलमान सर भी खुद बोलते रहते हैं इस चीज के बारे में, एंड कई लोगों का करियर भी बना है बिग बॉस से। मैं तो हमेशा बस यही बात हमेशा कहता हूँ, कंकर कंकर शंकर शंकर, या तो आप बिखर जाओगे या निखर जाओगे। और जो निखरा है वो बहुत आगे गया। True, sir. If you had to define your voice in 3 words, not the sound but the purpose, what would they be? Communicate, express, communicate, impress. Wow. This relates you, na? Yes. You know? You express, you communicate, and through these two things, you eventually impress. Impress the others. It's about creating a lasting impression. हाँ. तो अगर आपकी आवाज़ वो लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट कर देती है तो आप कमरे से जब बाहर चले जाते हो तो भी आपके बारे में बात होती है, और वही आपकी जीत, वही आपकी पहचान है, वही पहचान है, वही आपकी जीत भी है। यस। सर कोई एक मिथ बिग बॉस के बारे में जो हमें नहीं पता है और आपको पता है या मेकर्स को पता है? मिथ? अब तो कुछ मिथ रहा ही नहीं। मिथ तो यही है कि मैं बिग बॉस, ये सबसे बड़ा मिथ। और इसको तोड़ने के लिए हम कई सालों से लगे हुए हैं, अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। हर साल एक बार वीडियो बनाना पड़ता है। मेरे एक फ्रेंड हैं वानी, वो हिंदुस्तान की आई थिंक नंबर 1 नंबर 2 फीमेल गोल्फर हैं। उन्होंने मैसेज किया था कि अरे सर आप क्या हर साल बनाओगे? मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा लग रहा है मुझे टेम्पलेट बना के हर साल शो के पहले रिलीज करना पड़ेगा कि मैं बिग बॉस नहीं हूँ। उनको बड़ा मतलब शी फाउंड इट वेरी फनी एंड अम्यूजिंग। बहुत हंसते हुए उन्होंने मैसेज किया था। तो यही एक सबसे बड़ा मिथ है कि मैं बिग बॉस हूँ। और दूसरा जो भी है वो भी सिर्फ एक आवाज़, वो जरिया है। ही इज जस्ट अ मैसेंजर, डोंट किल द मैसेंजर। और मुझे पता नहीं कि वो आवाज़ इंसान है या मशीन है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है ना, एआई के जरिए। तो जो भी है पर वो आवाज़ जो है ना वो सिर्फ आवाज़ है भाई, वो बिग बॉस नहीं है। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं। इनको गाली ना दे, मैं प्यार दे, सिर्फ प्यार दे। बट बिग बॉस का हाउस गए हो कभी? अभी जब नया बना है और क्या डेवलप होता है जब बनता है, हाउ डज दैट फील सर? हम तो जाते हैं जब शो शुरू होने से 2-3 दिन पहले। पहले जरूर जब शो खत्म हो जाता था तो लोनावला में होता था। तो एक दिन बाद जब सब खाली हो जाता था, सब चले जाते थे, तो जाके फिर अलग अलग जगहों पे फोटो खिंचाते थे घर के अंदर। घर के अंदर गए हैं सीजन 7 या 8 में, वो जो इग्नोर द ऑब्वियस टास्क था। और 3 साल पहले जब साजिद खान और वो आए थे, साजिद खान थी, सुम्बुल थी, टीना थी, तब चिट्ठियां लेकर मैं गया था घर के अंदर। भाई चिट्ठियां लेके गया था, तब भी बहुत गाली पड़ी थी। यस क्योंकि नकली चिट्ठियां फाड़ी थी मैंने। लोगों को लगा मैंने असली चिट्ठियां फाड़ी। मैं असली किसी का लिखा हुआ क्यों जाके फाड़ूंगा? टास्क का हिस्सा है। एक कागज पे फोटोकॉपी कागज पे लेके गए, बोले तुम ये करो तो चिट्ठी लो मिलेगी, नहीं करोगे तो स्विमिंग पूल में फेंक देंगे। उन्होंने नहीं किया, हमने स्विमिंग पूल में फेंक दिया। तब लोगों ने बड़ी गाली दी, कितने हार्टलेस हो, निर्दयी हो ये। तो गए हैं घर के अंदर, बट मतलब है, मतलब उस घर की वाइब अलग है वैसे, है ना? बट बिग बॉस पार्टीज के हिस्से रहे हो? जो आफ्टर पार्टी होता है शुरू में जब लोनावला में होता था तो रहते थे ना बहुत। अब नहीं, अब उम्र हो गई शायद। How does it feel sir? सब क्वेश्चंस जो भी आपसे बात करता है, it's always around बिग बॉस। ऊपर वाले की दया है कि किसी बहाने सही लोग बात कर रहे हैं, वरना फेमस होने के लिए आज लोग क्या क्या कर रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बिल्कुल। वो एक शेर है ना कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो ईश्वर की नेमत है कि हमें नंगे होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग ऐसी ही अखबार में हमें जगह दे दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।
But thank you so much, sir, talking to me. You know, it was such a heart-to-heart, lovely conversation with you, and I hope you get only success, sir. आपकी आवाज़ हमारे कान तक गूंजती है, और बिग बॉस शायद हम और प्यार करते हैं बिग बॉस से आप लोगों की आवाज़ के कारण. बट थैंक यू सो मच सर हमें एंटरटेन करने के लिए और अपने काम से हम सबको प्यार देने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन. और आपके चैनल के जरिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि हक जाकर देखें. हक रिलीज हो रही है, इसके बाद फैमिली मैन आ रहा है 21 नवंबर को, वो देखें. फिर अगले साल भी कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, वो भी देखें. प्यार देते रहें, जाकर रिव्यू इनको जरूर दें, है ना. अच्छा लगे बुरा भी लगे तो भी फीडबैक है वो. निसंकोच अगर कोई बात लगे कि नहीं अभिनय में ऐसा भी किया जा सकता है तो बताइए. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. थैंक यू सो मच. दोपहर 2:30 बजे विजय विक्रम सिंह ने गलाता इंडिया को इंटरव्यू दिया और आप सबसे गुजारिश है कि आप वो इंटरव्यू देखें और उसे प्यार दें.